नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनुपम आईएएस एकेडमी पर। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि जिस खिलजी वंश को अलाउद्दीन ने इतनी शक्ति के साथ विकसित किया था, इतने ज्यादा तंत्र बनाए थे जिससे यह साम्राज्य विकसित हुआ, वह खिलजी वंश किस प्रकार से समाप्त हुआ, उसका पतन किस प्रकार से हुआ, उसको आज हम देखने का प्रयास करेंगे। तो मैं अनुपम तिवारी स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। हम देखते हैं कि अलाउद्दीन के बाद मुबारक शाह खिलजी शासन को संभालता है। यह 1316 से लेकर 1320 तक शासन को चलाता है। और यह है कौन? यह पुत्र है अलाउद्दीन खिलजी का। और अलाउद्दीन की मृत्यु के बाद यह सुल्तान बनता है और प्रशासन को यह चलाता है। लेकिन हम देख पाते हैं कि जिस तरह से बहुत कठोर नियम बनाए थे अलाउद्दीन ने, उन सबको यह रद्द कर देता है और खुद को यह खलीफा घोषित कर देता है। तो यह ऐसा पहला शासक है सल्तनत काल का जो स्वयं को खलीफा घोषित कर देता है। इसने अल इमाम, उल इमाम, खिलाफत उल्लाह ये सारी उपाधियां धारण की। और दरअसल यह क्या कर रहा था, जो पिता के द्वारा अर्जित संपत्ति थी, जो पिता ने इतने बड़े साम्राज्य को बनाया था, उसका यह कहीं ना कहीं अनैतिक लाभ उठा रहा था। खुद को खलीफा घोषित करना, पिता के जो कठोर नियम हैं, अर्थात पिता के नियमों को बदलकर यह स्वयं महान बनना चाह रहा था। उस चक्कर में इसने आर्थिक नियंत्रण खो दिया। और जब इसने आर्थिक नियंत्रण खोया तो उसके बाद जो साम्राज्य है, उस साम्राज्य की जो सैन्य व्यवस्था है वह भी काफी कमजोर हो गई। और जब सैन्य व्यवस्था कमजोर हो गई, आर्थिक व्यवस्था कमजोर हो गई, तो जो विद्रोह है, ना केवल आंतरिक बल्कि बाह्य दोनों तरह के विद्रोह बहुत तेजी के साथ बढ़ने लगे। और वह कारण बना इसके पतन के पीछे। इसके अलावा इसके पतन के पीछे एक बहुत बड़ा कारण और छिपा है, निजामुद्दीन औलिया से जुड़ा, वह भी हम देखेंगे। इसके विषय में बर्नी कहते हैं कि यह कभी कभी दरबार में नग्नावस्था में चला आता था, मतलब बहुत ज्यादा नशे का भी शायद यह आदी था। तो एक तरह से बहुत अयोग्य शासक हमको दिखता है। इस मुबारक शाह का जो निजामुद्दीन औलिया है, उनसे भी द्वेष होता है। अब हम समझें कि पतन का कारण क्या है। मोटा मोटा आपने समझ लिया, आंतरिक संघर्ष हो रहे हैं, राजनीतिक अस्थिरता फैली हुई है। और जब यह सब कुछ होगा तो राजनीतिक षड्यंत्र होंगे। तो जब अलाउद्दीन का निधन हो गया 1316 में, तो उसके बाद जो उसके उत्तराधिकारी हैं वह योग्य नहीं है, कमजोर हैं। और इस कारण जो राजमहल है उसमें बहुत सारे गुट बन जाएंगे। वह चाहेंगे कि उनकी बात ज्यादा सुनी जाए। और गुटबाजी जब होने लगेगी और प्रशासक इसमें कमजोर है तो पतन होना प्रारंभ हो जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे जो गद्दी है उसके लिए परिवार के सदस्यों में ही लड़ाई प्रारंभ हो जाती है। और जो उत्तराधिकारी बना है वह उत्तराधिकारी कमजोर है। इससे जो जनता है उसमें भी असंतोष फैल जाता है। पहले ही अलाउद्दीन ने कुछ इस तरह की नीतियां बनाई थी, जिन नीतियों के कारण जो आम जनता है उसमें एक बड़ा वर्ग पहले से ही कुपित था या पहले से वह गुस्सा था। अब जो इसकी नीतियां हैं, इससे असंतोष फैल गया। क्योंकि अलाउद्दीन की नीतियों के साथ आप देखेंगे कि जिस तरह की बाजार व्यवस्था उसने विकसित की थी, गोदानों की व्यवस्था उसने विकसित की थी, राशनिंग की व्यवस्था उसने विकसित की थी, उन सबके कारण कहीं ना कहीं जो समाज का एक वर्ग है वह उससे प्रसन्न था। मतलब जो गरीब वर्ग है उसको खाद्यान्न सप्लाई हो रही थी, उससे वह कहीं ना कहीं खुश हो सकता था। अन्य कारण हो सकते हैं दुखी होने के या नाराज होने के, लेकिन जो आपूर्ति का प्रश्न है वह अलाउद्दीन नियंत्रित कर रहा था। अमीरों से भूमि ले रहा था और गरीबों में वह सस्ती कीमतों पर अनाज और वस्त्र उपलब्ध करवा रहा था। लेकिन यह सब कुछ अलाउद्दीन के उत्तराधिकारी नहीं कर पाएंगे। इससे जो सैन्य व्यवस्था है वह कमजोर हो गई। और सैन्य व्यवस्था के साथ हम देखेंगे कि अलाउद्दीन की भी इसमें गलती आपको मिलेगी। अलाउद्दीन बहुत सारे सैन्य अभियान करता है, लंबे समय तक भारत के अन्य हिस्सों में वह लड़ता रहता है। उससे जो उसकी सैन्य क्षमता है वह सैन्य क्षमता काफी कमजोर हो जाती है। और धीरे धीरे आर्थिक संकट भी उत्पन्न होने लगता है, क्योंकि टैक्स कलेक्शन उतना प्रॉपर हो नहीं पाता है। भले ही अलाउद्दीन ने इतने अच्छे तंत्र को विकसित किया था, लेकिन समय के साथ यह तंत्र कमजोर पड़ जाता है और टैक्स कलेक्शन कम होता है। युद्ध में बहुत सारे संसाधनों का इस्तेमाल होता है और आर्थिक संकट और गहरा हो जाता है। जो कराधान की व्यवस्था है, स्पेशली जजिया जैसी व्यवस्थाएं, तो आप देख रहे थे कि पशुओं पर भी कर लग रहा था, कृषि पर कर 1/2 भाग पहले से लग रहा था, एक तरह का उपकर भी वसूला जाता था, कभी कभी 1/5 भाग। तो बहुत सारे टैक्स थे और उस टैक्स के कारण जो जनता है वह काफी नाराज हो चुकी थी। तो धीरे धीरे जो आर्थिक समस्याएं हैं वह समस्याएं इस वंश के साथ जुड़ने लगी। बाहरी आक्रमण भी हम देख पाते हैं, जिसमें मंगोल जो पहले से ही प्रयास कर रहे थे, जिसको अलाउद्दीन ने बहुत लंबे समय तक रोक रखा था, वह मंगोल आक्रमण भी होने लगते हैं। जो विस्तारवादी नीति है अलाउद्दीन की, उस विस्तारवादी नीति के कारण उसने बहुत सारे शत्रु उत्पन्न कर लिए हैं। हमने देखा कि उसने दक्षिण भारत में भी विस्तार करने का प्रयास किया और जो पांड्य साम्राज्य है मदुरै का, उसको भी लूटने की कोशिश की। मतलब उसके साम्राज्य में धन संपत्ति लूटा। पांड्य साम्राज्य इनके नियंत्रण में नहीं आया,
लेकिन कहीं न कहीं इनका शत्रु बन गया। और जब एक वंश शत्रु बना, क्योंकि इन्होंने दक्षिण भारत में बहुत सारे क्षेत्रों को लूटा था, तो बहुत सारे शत्रु इनके उत्पन्न हो गए। वहीं उत्तर भारत में भी इनके बहुत सारे शत्रु उत्पन्न हो चुके थे। तो जब तक अलाउद्दीन का शासन था, वह एक ज्यादा प्रभावशाली शासक था या ज्यादा शक्तिशाली शासक था, तो तब तक प्रशासनिक व्यवस्था किसी तरह से कंट्रोल रही। लेकिन अलाउद्दीन के बाद जो ऐसा उत्तराधिकारी मिला जो इतना अयोग्य है, तो शासन का जो पतन है वह बहुत बुरी तरीके से प्रारंभ हो गया। जो धार्मिक भेदभाव की नीतियां थी, वह धार्मिक भेदभाव की नीतियां भी अपना काम करने लगी, क्योंकि गैर मुसलमानों से जजिया जैसा कर वसूला जाता था और यह कर सामाजिक द्वेष को बढ़ा रहा था। इसके साथ साथ जो तुगलक वंश है, इसका उदय हो जाता है और जो गियासुद्दीन तुगलक है, जो पहले गाजी मलिक के नाम से मिलता है। और आपसे मैंने जब पिछली वीडियोस की हैं, तो उसमें इस नाम को बताते समय मैंने आपसे कहा था कि यह नाम आप ध्यान रखिएगा। यह दरअसल कहा था सिंधु का यह गवर्नर था और वहां पर यह ज्यादा फेमस होगा जब यह मंगोलों के आक्रमण को रोकेगा। मतलब अलाउद्दीन की तरफ से यह लड़ता है और मंगोलों के आक्रमण को रोकता है। तो जब अलाउद्दीन के उत्तराधिकारी कमजोर पड़ेंगे, तो यह प्रशासनिक व्यवस्था को अपने कंट्रोल में ले लेगा। और अलाउद्दीन के उत्तराधिकारी वह अय्याश टाइप के हैं, मतलब ठीक से वह प्रशासनिक व्यवस्था चला नहीं रहे हैं, नग्नावस्था में चले आ रहे हैं, दरबार में टैक्स कलेक्शन के सिस्टम को खराब कर दिया। तो उस सब के बाद जो यह गाजी मलिक है, यह गाजी मलिक एक अच्छे नेता के रूप में उभर कर आता है और लोग इसका समर्थन करते हैं, क्योंकि लोगों को अब यह उम्मीद है कि अलाउद्दीन के वंशज साम्राज्य को नहीं चला पाएंगे। तो गियासुद्दीन तुगलक का वह चयन करते हैं और गियासुद्दीन तुगलक ने जो खिज्र खान है उसको पराजित कर दिया और पराजित करने के बाद तुगलक वंश की नींव रख दी। तुगलक वंश ने प्रशासन को संभालते ही बहुत सारे प्रशासनिक सुधार किए और जो राज्य व्यवस्था है उसको फिर से संगठित किया और जो खिलजी वंश की शक्ति है उसको काफी कमजोर कर दिया। अब हम देखें कि जो निजामुद्दीन औलिया है और जो मुबारक शाह खिलजी है, इनके मध्य किस तरह का विवाद हमको मिलता है। सबसे पहला कारण हमको दिखता है कि जो धार्मिक तनाव है। हमने इससे पहले अलाउद्दीन की नीतियों के साथ भी देखा था कि उसने धर्म को प्रशासन से अलग कर दिया था, मतलब प्रशासन में धर्म का कोई हस्तक्षेप ना हो, वह बात उसने तय की थी। और जो धार्मिक नेता है उनको उसने प्रशासनिक व्यवस्था से काफी दूर कर दिया था। तो धार्मिक तनाव धीरे धीरे उभर रहा था और जो सूफी प्रभाव है वह अपने चरम पर था। अलाउद्दीन धर्म का किसी तरह का हस्तक्षेप अपने प्रशासनिक क्षेत्र में नहीं चाहता था, लेकिन जो सूफीवादी विचार हैं, जो मध्य मार्ग को ज्यादा प्रमोट करते हैं, वह विचार तेजी से फैल रहे थे। और सूफीवाद का जो चेहरा था उस समय, वह निजामुद्दीन औलिया के रूप में हमको दिख रहा था। तो निजामुद्दीन औलिया सूफी भावना को बढ़ा रहे थे और अलाउद्दीन खिलजी या उसके वंशज क्या कर रहे थे, गैर मुस्लिमों से कर वसूल रहे थे, धार्मिक भेदभाव कर रहे थे। इससे जो विचारधारा है सूफीवाद की, सहिष्णुता की विचारधारा, भगवान की भक्ति पर केंद्रित विचारधारा, यह विचारधारा काफी टकराव की स्थिति में आ गई। और जब यह सूफी विचारधारा टकराव की स्थिति में आएगी, तो वह टकराव किससे होगा, निजामुद्दीन औलिया से। तो राजनीतिक अधिकारियों के लिए यह चिंता का कारण बन गई, क्योंकि जो भी आंदोलन हो रहे थे सूफीवाद के तहत, वह आंदोलन प्रशासन के अगेंस्ट हो रहे थे, क्योंकि प्रशासनिक व्यवस्था इस तरह से विकसित थी कि सूफीवाद की विचारधारा से उसका मैच नहीं हो रहा था। तो सूफीवाद की विचारधारा जब फैल रही थी, तो वह एक तरह से विद्रोह हो रहा था। इससे जो मुबारक शाह है, वह मुबारक शाह कोशिश करता है कि सूफीवाद पर वह नियंत्रण स्थापित कर ले और जो पारंपरिक इस्लाम व्यवस्था है उसको वह विकसित कर दे। लेकिन जो औलिया की विचारधारा है, मतलब निजामुद्दीन औलिया की विचारधारा है, वह काफी उदार विचारधारा है, समावेशी दृष्टिकोण की विचारधारा है और यह विचारधारा आम जनता को ज्यादा पसंद आती है। और उत्तराधिकारी कैसे हैं, जो प्रशासनिक व्यवस्था को ठीक से चला भी नहीं पा रहे हैं। तो एक तरफ ऐसी व्यवस्था जो समता की बात करती है, वहीं दूसरी व्यवस्था जो धार्मिक भेदभाव की बात करती है। तो उन दोनों के मध्य टकराव होना तय हो गया। उसके साथ साथ जो औलिया है, उनकी लोकप्रियता लगातार बढ़ रही थी और औलिया से लोग धार्मिक मामलों में सलाह ले रहे थे और इन धार्मिक मामलों के सलाह का जो प्रभाव है वह राजनीतिक क्षेत्र में भी फैलने लगा। मतलब अब जो बहुत सारे विवाद हैं, उन विवाद को सूफीवाद के नियमों के द्वारा सुलझाया जाने लगा। इससे जो सूफीवाद है उसका राजनीति में कहीं ना कहीं हस्तक्षेप हो गया और हस्तक्षेप प्रभावशाली तरीके से था, क्योंकि यह मध्य मार्ग को चुन रहे थे। तो जनता में जो संवेदना है वह काफी प्रभावशाली रूप से सूफीवाद की तरफ हमको दिख रही थी। इसको जो मुबारक शाह खिलजी है वह साम्राज्य के प्रति विद्रोह के रूप में देखता है। तो औलिया की बढ़ती हुई लोकप्रियता और मुबारक शाह की घटती हुई लोकप्रियता, यह एक टकराव का कारण बन जाती है। धीरे धीरे मुबारक शाह खिलजी यह सोचने लगता है कि जो औलिया है
वह उसके लिए खतरा है और उसको कमजोर करना पड़ेगा। इन्हीं सब के बीच जो निजामुद्दीन औलिया है वह मुबारक शाह से मिलने पहुंचते हैं। ऐसे कुछ घटनाक्रम हमको मिलते हैं। तो निजामुद्दीन मुबारक शाह को समझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन क्योंकि वह विचारधाराओं से बहुत द्वेष रखता था इसकी निजामुद्दीन की, तो वह औलिया के साथ बहुत अपमानजनक व्यवहार करता है। यह जो व्यवहार हुआ औलिया के साथ, यह व्यवहार एक बड़े परिवर्तन का कारण बना, क्योंकि औलिया की जो प्रतिष्ठा थी समाज में वह काफी अच्छी थी। राजनीतिक हस्तक्षेप वह कर नहीं रहे थे, वह धार्मिक सहिष्णुता की भावना को फैला रहे थे। सब लोग आपस में मिलकर रहे, इस तरह की भावना वह फैला रहे थे, और उस भावना के कारण राजनीति से उनका टकराव हो जाता है। और इन सब के बीच जो मुबारक शाह है वह उनका अपमान भी कर देता है, और अपमान भी कैसा, सार्वजनिक स्तर पर। तो जब यह अपमान होता है तो जो औलिया के लोग हैं या औलिया को फॉलो करने वाले जो लोग हैं वह इसको बहुत गंभीरता से लेते हैं और एक कठिन उत्तर देने की तैयारी करने लगते हैं। औलिया की विरासत क्या है? इसके अनुयायी हैं, इसके शिष्य हैं जो इनकी बातों को बहुत फॉलो कर रहे हैं, और यह जो शिष्य हैं यह औलिया की विचारधारा को फैलाने लगते हैं कि जो मुबारक शाह है वह एक अच्छा प्रशासक नहीं है, उसकी जो नीतियां हैं वह प्रशासनिक व्यवस्था को समाप्त कर देंगी, लोगों का शोषण करेंगी। इस तरह की विचारधारा इसके शिष्य फैलाने लगते हैं, और जब इस तरह की विचारधारा फैलने लगती है तो लोग भी यह मान बैठते हैं कि मुबारक शाह का जो शासनकाल है वह बहुत खराब है। तो अपने विचारों के आधार पर निजामुद्दीन औलिया अपनी बातें बता रहे थे। वह धार्मिक सहिष्णुता, लोगों के बीच प्रेम भाव स्थापित कर रहे थे। वहीं जो मुबारक शाह है वह औलिया का ही शत्रु बन जाता है, और इससे जो मुबारक शाह की ख्याति है वह समाज में एक बहुत खराब प्रशासक के रूप में विकसित हो जाती है। निजामुद्दीन औलिया को कुछ लोग ईश्वरीय मध्यस्थ भी मानते थे, मतलब ईश्वर और इंसान के मध्य में निजामुद्दीन औलिया को लोग मानते हैं कि निजामुद्दीन औलिया ईश्वर से वार्तालाप करके जो आम जनता है उसकी समस्याओं को सुलझाते हैं। तो एक मीडिएटर के रूप में लोग देख रहे थे। तो जो इनके प्रति लोगों का विश्वास था वह विश्वास काफी गहरा था, और जब निजामुद्दीन औलिया के ही लोग मुबारक शाह का विद्रोह करने लगे और मुबारक शाह के बारे में भला बुरा कहने लगे, तो जो आम जनता है उसके मन में भी मुबारक शाह के विरुद्ध विद्रोह पैदा हो गया। और जो मुबारक शाह ने काम किया था, अपमान किया था दरबार में सम्मान नहीं दिया, वह भी एक बड़ा कारण बना। दरबार में बुलाया जबकि मुबारक शाह ने ही था, लेकिन दरबार में वह बहुत खराब तरीके से पेश आता है। यह जो बात है यह जब जनता तक फैली तो वह एक बड़ी नाराजगी का कारण बन गई। लोगों के बीच यह बात फैल गई कि निजामुद्दीन औलिया जिस विनम्रता के साथ इससे मिले उसने इसका तिरस्कार किया और अहंकार की भावना में आकर निजामुद्दीन औलिया का अपमान किया। लोगों के मन में यह बात भी फैल गई, क्योंकि निजामुद्दीन औलिया को लोग मान रहे थे कि ईश्वर और आम जनता के बीच मध्यस्थ हैं। तो लोगों ने यह बात फैलानी शुरू कर दी कि अब इसको दिव्य दंड मिलेगा, तब ईश्वर इसको अब दंड देगा। और जब यह बात लोगों के बीच फैल गई तो लोग और खिलाफ हो गए मुबारक शाह के। इस अपमान का परिणाम क्या हुआ? अब जो मुबारक शाह है इसकी अधिकारिता पर ही प्रश्न उठने लगे कि यह ऑथेंटिक आदमी है भी या नहीं है, मतलब प्रशासक बनने के यह लायक है भी या नहीं है। अब आम जनता इस पर बात करने लगी, और जनता के मध्य जो बहुमत था वह इस बात पर निश्चित हो चुका था कि मुबारक शाह योग्य शासक नहीं है। और इन सब के मध्य गाजी मलिक उठता है। गाजी मलिक जो पहले खिलजी वंश के अंतर्गत ही काम कर रहा था, सिंध प्रांत का गवर्नर था, वहां पर यह मंगोलों के आक्रमण को रोक रहा था, और इसने जो नीतियां बनाई थी वह नीतियां लोगों को ज्यादा पसंद आ रही थी। गाजी मलिक की जो भूमिका है वह ऐसी दिखाई गई कि गाजी मलिक अब जो भारत की सीमा रेखा है उसकी सुरक्षा भी करेगा, और भारत में जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसको काफी अच्छे से विकसित भी करेगा। उसके साथ साथ इस गाजी मलिक को समर्थन मिल जाता है निजामुद्दीन औलिया का। निजामुद्दीन औलिया एक विकल्प के रूप में देखते हैं मुबारक शाह के, कि मुबारक शाह की जगह गाजी मलिक अगर सुल्तान होता तो शायद प्रशासन बहुत अच्छे तरीके से चलता। तो धार्मिक लोगों का समर्थन भी मिला किसको? गाजी मलिक को। मुबारक शाह की अयोग्यता और निजामुद्दीन औलिया से उसका द्वंद्व, ये सारे कारण मिलकर खिलजी वंश के पतन में प्रमुख भूमिका निभाते हैं, और इस तरह से खिलजी वंश का पतन हो जाता है और तुगलक वंश का जन्म होता है। आशा करता हूं इस वीडियो के माध्यम से आपको काफी कुछ जानने को मिला होगा और आपकी परीक्षा के लिए यह काफी उपयोगी होगा। वीडियो यदि पसंद आया हो तो प्लीज शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। आपका हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।